अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको स्लाइड शो हो रही है? स्लाइड शो हो रही है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करते हैं। आज हमारा टॉपिक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है? एक्यूट इन्फेक्शन जो कि अफेक्ट करता है अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, ये अफेक्ट करता है नोज को, साइनसिस को, फेरेंस को, जिसमें थ्रॉट आ जाता है, लेरेंस जो कि वॉइस बॉक्स है। कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करते हैं, जिसमें वायरसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, स्ट्रेप पायोजेन्स होते हैं, फिरेंजाइटिस, एच इन्फ्लुएंजा। फंजाई होते हैं, फंजाई में कैंडिडा बाइकस जो ओरल थ्रश हो जाता है। ठीक है, मोस्टली पेशेंट कैंडिडा बाइकन्स होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ? पेशेंट आपका फीवर के साथ आएंगे, सोर थ्रोट के साथ आएंगे, रनी नोज के साथ आएंगे, स्नीजिंग के साथ, कफ के साथ, मलेस। ठीक है, रेड थ्रोट होगा कि आप जब एग्जामिन करेंगे थ्रोट को तो हाइपररिमिक थ्रोट होगा। ठीक है, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें मोस्टली टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, इलाज हो जाते हैं टॉन्सिल्स। अपनी इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए? कि आप सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। पेशेंट आपको कहेगा कि मेरे गले में दर्द है, ठीक है, मुझसे खाना जो है वो पानी नहीं पिया जा रहा, मुझे पेन होती है, या मुझे स्नीजिंग है, या रनी नोज है। ठीक है, देन आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, टंग डिप्रेसर लेंगे, टॉर्च लेंगे, जो थ्रॉट है उसको एग्जामिन करेंगे, आपको हाइपररीमिक मिल सकता है, आपको इनलार्ज टॉन्सिल्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेथड यही होता है डायग्नोज करने का, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। अगर आप लैब टेस्ट फर्दर करवाते हैं तो सीबीसी करवाएंगे, उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट अगर तो बैक्टीरियल है तो डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा होगा या नॉर्मल। और वायरल इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी काउंट या तो नॉर्मल होता है या कम होता है। थ्रोट स्वैप करवाएंगे फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कोई बैक्टीरियल कॉज तो नहीं है, स्पेशली टॉन्सिलाइटिस या फिर एंजाइटिस में। ठीक है, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट करवाते हैं, ये क्विक टेस्ट होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, और ये उनमें होता है जो सस्पेक्टिव बैक्टीरियल फिरेंजाइटिस होते हैं। ओके, देन हम करवाते हैं मोनोस्पॉट टेस्ट, जिसे कहते हैं हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट। ये डायग्नोज करते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस, जिसको एप्स्टीन वायरस को अगर एक्सुडेटिव फिरेंजाइटिस प्रेजेंट है। इन्फ्लुएंजा पीसीआर करते हैं, रैपिड इन्फ्लुएंजा टेस्ट। ठीक है, ये फ्लू सीजन के अंदर होता है और आजकल भी बहुत ज्यादा कॉमन है कि पेशेंट्स आते हैं, हम उनका फ्लू स्क्रीनिंग पैनल करवाते हैं। ठीक है, पेशेंट कंप्लेन के साथ आते हैं कि उन्हें सोर थ्रोट है, कफ है, स्नीजिंग है, और कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कह रहे होते हैं उन्हें चेस्ट पेन हो रही है साथ में। ठीक है, तो हम फिर किसी टाइम उनका इन्फ्लुएंजा करवाते हैं फ्लू स्क्रीनिंग पैनल के ऊपर, तो वो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये यूज्ड होता है ड्यूरिंग फ्लू सीजन डिटेक्ट करने के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस को। कोविड-19 पीसीआर करवाते हैं। ठीक है, कभी जैसे भी आपने देखा कि जब कोविड के टाइम पर, ठीक है, क्या सिम्टम्स आते थे? सोर थ्रोट, फीवर, एनोस्मिया होता था। ठीक है, कांटेक्ट हिस्ट्री होती थी। ठीक है, तो उसके लिए आप कोविड-19 पीसीआर करवाएंगे। सीपीआर सीआरपी आप करवाती हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए कि बैक्टीरियल है कि वायरल इन्फेक्शन है। जिस तरह मैंने बताया कि बैक्टीरियल के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा होते हैं, वायरल के अंदर कम होते हैं या नॉर्मल होते हैं। ठीक है, इमेजिंग करवाते हैं, एक्सरे नेक करवा लेंगे अगर तो आप सस्पेक्ट करें कि एपिग्लोटाइटिस है या कोई एब्सेस है नेक के ऊपर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि साइनोसाइटिस, पेशेंट मोस्टली पेशेंट आते हैं जो कहते हैं हमारे सर में ऐसे लग रहा है कि डिस्चार्ज है, कोई रेशा जमा हुआ है, इनके वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो टेंडर भी होती हैं आईब्रोज या कुछ भी उस टाइम, तो साइनोसाइटिस के फीचर्स होते हैं ये। एब्सेस हो सकती है, अगर पेशेंट को ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, उसके लिए आप सीटी साइनसिस करवा सकते हैं, फेस और नेक के सीटी करवा सकते हैं। अगर आप सस्पेक्ट करें कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है लेकिन वो प्रोग्रेस कर गया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, और आपको फीचर्स आ रहे हैं, पेशेंट की निमोनिया के फीचर्स आ रहे हैं, ब्रोंकाइटिस के फीचर्स आ रहे हैं, तो आप चेस्ट एक्सरे जरूर करवाते हैं देखने के लिए कि कोई निमोनिक पैच तो नहीं आ रहा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दें। अच्छा, आप आईजीई एलर्जी टेस्टिंग जो होता है वो तब करवाते हैं अगर तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो बार बार हो रहा है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ना
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होता है या क्रॉनिक ही रहता है, उनको एलर्जिक भी कहते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी होता है पेशेंट को। ठीक है, तो उसके अंदर आईजीई लेवल आप करवा के देखते हैं कि कहीं ये एलर्जिक तो नहीं है, तो एलर्जिक भी बहुत ज्यादा उसका लेवल ज्यादा आ जाता है तो एलर्जिक टेस्टिंग करवाते हैं। हॉस्पिटलाइज इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स, ठीक है, जो आइडेंटिफाई करें जिसमें रेस्पिरेटरी वायरसेस के, तो उसके लिए नेजोफेरेंजियल स्वैब करवाते हैं फॉर पीसीएल पैनल पे। अगर सिस्टेमिक इलनेस है या आप सबसे सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप ब्लड कल्चर्स करवाएंगे। ट्रीटमेंट क्या होती है पर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की? पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल आप फीवर में दे सकते हैं, सोर थ्रोट में दे सकते हैं। इसकी डोज होती है डेल डोज 500 से 1000 मिलीग्राम एवरी 6 to 8 आवर्स और मैक्सिमम 4 ग्राम पर डे। पीडियाट्रिक डोज आप दे सकते हैं 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी एवरी 6 आवर्स। ठीक है, सेकंड अगर आपने देनी है ब्रोफिन दे सकते हैं, ठीक है, उसकी डोज होती है 200 से 400 मिलीग्राम एवरी 6 to 8 आवर्स, मैक्सिमम 2400 मिलीग्राम। और पीडियाट्रिक डोज होती है इसकी 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी एवरी 6 to 8 आवर्स होती है। एंटी एलर्जिक के सिट्रोजिन, जब पेशेंट कहेगा ना मुझे स्नीजिंग है, कोई नेजल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो आप एंटी एलर्जिक देते हैं जिसमें सिट्रोजिन दे सकते हैं। लोरेटेडिन एलर्जिक राइनाइटिस में आप दे सकते हैं। इनकी डोज होती है 10 मिलीग्राम वंस डेली। ठीक है, पीडियाट्रिक डोज है जो सिट्रोजिन के 2.5 से 5 मिलीग्राम वंस डेली देती हैं, और ये देने एज अगर 2 ईयर से ज्यादा हो। या मोस्टली पेशेंट जो बेबीज होते हैं उनको सिर्फ जेरेटेक दे रहे होते हैं। ठीक है, और अ, जब भी आपने पेशेंट को कोई भी मेडिसिन देनी है स्पेशली पीडियाट्रिक में, तो हमेशा वेट कैलकुलेट करके सिरप की डोजिंग देते हैं। ठीक है, डिकंजेस्टेंट ओरल नेजल कंजेशन दे सकते हैं। ठीक है, और ये 6 ईयर्स की एज के, 6 ईयर्स से अगर एज कम है तो उनमें रिकमेंड नहीं किया जाता। एडल्ट डोज इसकी होती है सूडो एफ्रेडिन 60 मिलीग्राम टीआईडी। अच्छा, किस टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट आपको कहता है कि मुझे ना नेजल ब्लॉकेज है, उसके लिए आप नेजल स्प्रे देते हैं जाइलोमिटाजोलिन का, नेजल कंजेशन को कम करता है। ठीक है, एडल्ट डोज इसकी होती है एक स्प्रे नोस्ट्रिल के अंदर डालना है 2 to 3 पर डे। और पीडियाट्रिक डोज में 0.05% स्प्रे फॉर चिल्ड्रन अगर एज 2 ईयर से ज्यादा है। कफ सिरप्स आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर तो ड्राई कफ है, इरिटेटिव कफ है, तो एडल्ट डोज के अंदर आप डेक्स्ट्रो मेथॉर्फिन 10 to 20 मिलीग्राम क्यूआईडी में, पीडियाट्रिक डोज में 2.5 से 5 मिलीग्राम क्यूआईडी में, और अगर एज जो है 4 ईयर से ज्यादा है पीडियाट्रिक में। ठीक है, कफ है जैसे सिरप, कफ सिरप्स अगर वेट कफ है तो उसके लिए आप एक्सपेक्टोरेंट दे सकते हैं। ठीक है, थ्रोट लोजेंजीज होती हैं जिसे हम स्ट्रेप्सिल कहते हैं, लेकिन वो आपने एज अगर 6 ईयर से कम है तो उसमें नहीं देनी। ठीक है, फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं? एडल्ट एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं जिसकी डोज है 500 से 1000 मिलीग्राम टीआईडी फॉर 7 to 10 डेज के लिए। और पीडियाट्रिक डोज इसकी होती है 40 से 50 मिलीग्राम पर केजी 2 to 3 डिवाइडेड डोजेस के अंदर। कॉमन ब्रांड्स इसके क्या होते हैं? अमोक्सिल, मॉक्सिगेट, नॉर्मॉक्स। अच्छा, तो अगर कॉम्बिनेशन में देना है आपने तो अमोक्सिसिलिन और क्लेवलॉनिक एसिड देनी है। इसके डेल डोज होती है 625 से 1000 मिलीग्राम बीडी फॉर 7 to 10 डेज। और पीडियाट्रिक डोज होती है 20 से 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, बीडी के अंदर ऑगमेंटन। सेफिक्सिम, सेफिक्सिम जो एडल्ट डोज है 200 मिलीग्राम बीडी आप दे सकती हैं इसको। ठीक है, ये आप एडल्ट्स के लिए पूछ रही हैं कि बेबीज के लिए पूछ रही हैं? ओके, अच्छा, सेफिक्सिम, सेफिक्सिम बेसिकली कैरिसेफ है। ठीक है, कैरिसेप जो होती है उसकी जो एडल्ट डोज होती है 200 मिलीग्राम बीडी में और 400 मिलीग्राम ओडी में फॉर 5 to 7 डेज। और पीडियाट्रिक डोज जो 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे दे सकते हैं 1 to 2 डिवाइडेड डोजेस के अंदर, जैसे सेफिगेट होता है। ठीक है, मोस्टली अगर आप मुझसे पूछे ना कि अगर कोई एंटी एलर्जिक जो सेडेटिव है, ठीक है, उसके अंदर डाइफेनहाइड्रामीन हो सकता है, प्रोमेथाजीन हो सकता है।
ठीक है। और जो नॉन सेडेटिव्स होती हैं मोस्टली जो होती हैं, ठीक है, जिसमें मोस्टली ना जो सिट्रेजिन होती है वो नॉन सेडेटिव है, लेकिन कुछ पेशेंट्स ये बात कहते हैं कि उन्हें माइल्ड सिडेशन उससे होती है। लोरेटिडिन जो है वो नॉन सेडेटिव होती है। ठीक है, लिवोसिट्रेजिन जो है वो नॉन सेडेटिव होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर कोई पेशेंट को कोई और सिम्टम नहीं, सिर्फ ड्राई। अच्छा, सिर्फ अगर ड्राई कफ है ना तो आप कफ सप्रेसेंट दे दें, जैसे सिरप हाइड्रोलिन डीएम है, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, वार्म फ्लूइड्स आप दे सकती हैं, स्टीम इनहेलेशन भी जो होती है वो हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो आप सिरप देंगे पेशेंट को कि अभी आप एकदम से एंटीबायोटिक जो है पेशेंट को स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक कि कोई और सिम्टम्स जो है वो नहीं आते हैं। ओके। जाइलोमेटाजोलिन। ठीक है, ये वाले साइलोमेटाजोलिन नेजल कंजेशन के लिए। ये ना एक ड्रॉप्स जो होते हैं, पेशेंट जो है उसको कहते हैं कि आपने एक नोस्ट्रिल में डालने हैं 2 ड्रॉप्स और दूसरी नोस्ट्रिल में 2 ड्रॉप्स, और ये बेबीज को भी देते हैं। ठीक है, लेकिन उन बेबीज को आप दे सकते हैं जिनकी एज 2 ईयर से ज्यादा हो। पल्मोनॉल सिरप बहुत ज्यादा उसके लिए अच्छा है। ठीक है, ड्राई कफ के लिए अगर कफ सप्रेसेंट आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इन्वेंटिव सिरप बहुत अच्छा होता है कफ सप्रेसेंट में। ठीक है, और कफ सप्रेसेंट जो है वो हाइड्रल डीएम जो है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और जो सिरप इन्वेंटिव है वो बहुत अच्छा होता है। एसिफाइल सिरप जो है वो बहुत अच्छा होता है। यह सिरप इन्वेंटिव होता है, वो कफ सप्रेसेंट होता है। ये बेबीज को भी दिया जाता है, इसकी डोज लेकिन कैलकुलेट करके आप दे सकते हैं। ठीक है, और साथ में अ, जो एडल्ट हैं उनको भी देते हैं। सिर्फ एसिफाइल सिरप कोफा। ठीक है, ओके। अगर तो आपको कफ सप्रेस करनी है तो आप हाइड्रेलिन डीएम दे दें या इन्वेंटिव सिरप दे दें। ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ सिरप्स होते हैं ना जो म्यूकोलिट्स होते हैं, म्यूकोलिटिक्स होते हैं, वो म्यूकस निकालने के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको देखें कफ सिरप बताया जो प्रोडक्टिव वेट कफ के लिए है। इसमें गुफिनासिन है, 200 से 400 मिलीग्राम टीआईडी है। ये एक्टिफाइड एक्सपेक्टोरेंट है। ओके, जैसे एसीफाइल है, एसीफाइल 125 होता है। ठीक है, ये दोनों के लिए काम करता है। कफ के ड्राई के लिए भी काम करता है और प्रोडक्टिव कफ के लिए भी करता है। ओके, क्लियर? आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए? हाँ, बच्चों में, लेकिन बच्चों की एज जो है अगर वो एज 3 से 4 ईयर्स अबव है तो। ठीक है, और आप इन्वेंटिव सिरप है वो भी दोनों में बहुत अच्छा काम करता है, ड्राई में भी और प्रोडक्टिव में भी, और वो बड़ा अच्छा कफ सप्रेसेंट है। आप उनको बेबीज में भी दे सकते हैं एज अगर 4 ईयर्स अबव है, और एडल्ट में भी।
अच्छा, अगर पेशेंट पेनिसिलिन एलर्जिक है तो आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। ठीक है। और जिसमें एडल्ट डोज होती है 500 मिलीग्राम ओडी में फॉर 3 to 5 डेज। पीडियाट्रिक डोज जो होती है 10 मिलीग्राम पर केजी ओडी फॉर 3 to 5 डेज। क्लेथ्रोमाइसिन एडल्ट डोज के अंदर 250 से 500 मिलीग्राम बीडी में दे सकते हैं फॉर 7 to 10 डेज के लिए। और पीडियाट्रिक डोज इसकी होती है 7.5 मिलीग्राम पर केजी बीडी क्लेरेसिड। ये पेनिसिलिन एलर्जिक के बारे में बता रही हूँ। अरिथ्रोमाइसिन 250 से 500 मिलीग्राम क्यूआईडी एडल्ट डोज एंड पीडियाट्रिक डोज जो होती है वो 30 से 50 मिलीग्राम पर केजी क्यूआईडी। ठीक है। ओके। अच्छा, अभी हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं लोअर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है। जिसमें ट्रेकिया होता है, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, लंग्स होते हैं जिसे कहते हैं एल्विलाई। कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कॉज करते हैं एलआरटी है। उसमें वायरसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, बैक्टीरिया में स्ट्रेप निमोनिया होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है, एच इन्फ्लुएंजा, लेजेनाला, क्लेब्सिella निमोनिया। फ्रेंचाइज में निमोसिस्टस जिरोविकाई होते हैं इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज के अंदर, एस्परजिलस जो इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के अंदर। इन्वेस्टिगेशन अब क्या करवाएंगे उसी तरह जिस तरह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है उसको हम एग्जाम हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन पे असेस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इंडिकेशन क्या होंगी कि पेशेंट आपके पास आएंगे कफ के साथ, फीवर के साथ, क्रैकल्स के साथ। ठीक है, आप पेशेंट की चेस्ट एग्जामिन करेंगे और जब उसको ऑस्कल्टेट करके देखेंगे तो आपको क्रैकल्स या क्लैप्स या वीज मिल सकती है। ठीक है। ब्रेथ साउंड्स जो है वो डिक्रीज मिल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। जब आप लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने सीबीसी करवाना है। ठीक है। अगर टीएलसी काउंट ज्यादा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लिम्फोसाइट काउंट ज्यादा है तो वायरल और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। सीआरपी ईएसआर एलिवेटेड होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ये मॉनिटर करता है इन्फ्लेमेशन को। उसके बाद प्रोकैल्सिटोनिन करवाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर एलिवेटेड होती हैं। ये डिफरेंशिएट करते हैं वायरल और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को। ब्लड कल्चर्स मॉडरेट टू सीवियर निमोनिया में होते हैं, फिब्राइल होते हैं अगर सिस्टेमिक साइंस हो। ओके। नहीं, आफ्टर मील देते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि जिस कफ सप्रेसेंट के अंदर ना डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन होता है वो सेफ हो सकता है। ठीक है। और कफ सिर्फ दूसरा वाला सेफ नहीं होता। ठीक है। और वैसे मोस्टली इनको अवॉइड ही किया जाता है। आप प्रेगनेंसी के अंदर जो मोस्टली पेशेंट्स को कहते हैं कि आप जो शांता ले लें, स्ट्रेप्सिल्स ले लें। ठीक है। और जो आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट होते हैं ना वो वाले सिरप्स पेशेंट को देते हैं। ठीक है। और अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो हम कोफो प्लस दे सकते हैं। क्लियर क्वेश्चन आपका? अच्छा, स्पूटम ग्राम स्टेन और कल्चर करवाते हैं अगर तो पेशेंट को ना प्रोडक्टिव कफ है, स्पेशली बैक्टीरियल निमोनिया है। देन वायरल पीसीआर पैनल करवाते हैं, नेजोफेरेंजियल स्वैब करवाते हैं इन्फ्लुएंजा देखने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल मोस्टली पेशेंट्स आते हैं इन्फ्लुएंजा के, तो हम फ्लू स्कैनिंग पैनल करवाते हैं। रीनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस देखने के लिए कोविड 19 पीसीआर अगर सिम्टम्स ओवरलैप कर रहे हैं, कफ, फीवर, ब्रेथलेसनेस वाले सिम्टम्स हैं। अगर एटिपिकल निमोनिया या कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कोई ट्रैवल एपिडेमिक हिस्ट्री है तो लेजिनाला। ये भी चीज अगर पेशेंट हाइपोक्सिक है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट के अंदर है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर है। चेस्ट एक्सरे आप करवाएंगे कंफर्म करने के लिए कि निमोनिया तो नहीं है पेशेंट को, कॉम्प्लिकेशंस जो रूल आउट करने के लिए कहीं प्लूरल इफ्यूजन तो नहीं है या कोलैप्स तो नहीं हो रहे लंग्स। हाई रेजोल्यूशन सीटी चेस्ट करवाते हैं अगर तो बार बार या फिर नॉन रिजॉल्विंग निमोनिया हो रहा है या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ब्रोंकाइटिस या टीबी है। लंग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ केयर फॉर निमोनिया के लिए, प्लूरल इफ्यूजन के लिए और कंसोलिडेशन के लिए। और ये ईडी और आईसीयू में होता है।
स्पेशलाइज टेस्ट जो होते हैं इसके अंदर, एक तो आप मेंटोक टेस्ट करवा रहे हैं अगर आप ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो क्रॉनिक कफ है, पेशेंट को हेमोप्टाइसिस है, या सस्पेक्ट कर रहे हैं पल्मोनरी टीबी, तो स्पुटम फॉर एएफपी लेते हैं। ब्रोंकोस्कोपी करवाते हैं अगर नॉन रिजॉल्विंग निमोनिया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या फिर सस्पेक्ट कर रहे हैं malignancy या एटिपिकल इन्फेक्शन। अगर प्लूरल इन्फियन आप सस्पेक्ट करें क्लिनिकली, ठीक है, आपने पेशेंट को एग्जामिन किया, ठीक है, और एग्जामिनेशन के बाद सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मे बी प्लूरल इन्फियन है, ठीक है, तो आप प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस करवाते हैं। ओके, अब ये है कर्व 65 स्कोरिंग, ठीक है, जिसमें इस कर्व से हम कहते हैं कंफ्यूजन। ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक आप उसको आफ्टर मील देते हैं। ठीक है, मोस्टली से कंफ्यूजन होती है। ठीक है, पेशेंट जो है वो आपके पास अगर न्यू से डिसोरिएंटेशन के साथ आ रहा है तो एक स्कोर हो जाएगा। यूरिया, अगर सीरम यूरिया का लेवल जो है वो 7 mmol/L से ज्यादा है, देन 1 पॉइंट। रेस्पिरेटरी रेट 30 beats per minute से ज्यादा है, 1 पॉइंट। और ब्लड प्रेशर जो है, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से कम है, 1 पॉइंट। 865 से ज्यादा है। ठीक है, तो कब 65 क्राइटेरिया जो है, अगर स्कोरिंग 0 से 1 है, ठीक है, तो लो परसेंटेज होती है मोटिलिटी। ठीक है, वो इतना नहीं होता कि आउट पेशेंट होम ट्रीटमेंट की जा सकती है। ठीक है, और अगर तो 2 है तो मॉडरेट, 9%। ठीक है, आप ये इसमें कंसीडर करें कि शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे कर लें या पेशेंट को लॉस मॉनिटरिंग कर लें। 3 से 5 में हाई होती है, अप टू 40%। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन कर देते हैं या फिर आईसीयू में पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं। वही क्वेश्चन दोबारा। अच्छा, आप इसको आफ्टर मील या मील्स के दरमियान में भी दे सकते हैं, ठीक है, ताकि जीआई अपसेट ना हो। ओके, सो ट्रीटमेंट जो LRTI की है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर अगर तो फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल दें, ब्रूफिन दे दें। ठीक है, सेल्बुटामोल इनहेलर आप तब देते हैं कि अगर आपने एग्जामिन की, पेशेंट की चेस्ट ऑस्कल्टेट की है, आपको लग रहा है ब्रोंकोस्पेज्म या वीजिंग आ रहा है, तो एडल्ट डोज के अंदर 2 पफ देते हैं एवरी 6 to 6 आवर। और पीडियाट्रिक डोज के अंदर नेप्स करते हैं 0.15 mg/kg पर डोज एवरी 6 आवर। ये वेंटोलिन के किए जा सकते हैं। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है यूज किया एडेड ब्रोंकोडाइलेशन के लिए। एडल्ट डोज जो होती है 2 पफ एवरी 6 to 8 आवर्स। और पीडियाट्रिक डोज में जो नेप्स करते हैं 250 से 500 mcg एवरी 6 to 8 आवर्स। ओरल रिहाइड्रेशन पेशेंट को कहते हैं मेंटेन करें हाइड्रेशन। ठीक है, और जैसे ओआरएस के साशेज होते हैं, कफ सिरप जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं रिलीफ करने के लिए ड्राई या वेट कफ। ठीक है, इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन जो मैंने आपको बताया था। और पीडियाट्रिक डोज में भी आप देते हैं, लेकिन वेट और एज एडजस्ट करके। ऑक्सीजन थेरेपी, अगर तो सेट्स जो हैं 92% से कम आ रही है तो नेजल कैनुला या मास्क लगा देते हैं डेल डोज में। और पीडियाट्रिक डोज में आप अकॉर्डिंग टू वेट और डिस्ट्रेस लेवल के अकॉर्डिंग देते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी, अगर बैक्टीरियल निमोनिया आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक देते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सस्पेक्ट करेंगे, फीवर है, लिकोसाइटोसिस है, प्रोटेक्टिव कफ है, या चेस्ट एक्सरे के ऊपर इन्फिल्ट्रेट्स नजर आ रहे हैं, एमोक्सिसिलिन आप दे सकते हैं। डेल डोज आपको पता है इसकी 500 से 1000 mg TID फॉर 5 to 7 डेज। ये फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक होती है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में। और पीडियाट्रिक डोज 40 से 50 mg/kg पर डे, 2 to 3 डोसेस में, जैसे एमोक्सिल है। देन अमोक्सिसिलिन और क्लेवुलिनेट दे सकते हैं, सेफिक्सिम एंड सेफोराज़ाइम एक्सेटेल। अगर तो पेनिसिलिन एलर्जिक है या एटिपिकल कवरेज है तो एजिथ्रोमाइसिन देनी है आपने, या क्लेथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, या लिवोफ्लॉक्सासिन। और ये पीडियाट्रिक डोज के अंदर ना रूटीनली रिकमेंड नहीं की जाती चिल्ड्रन में। अगर सीवियर निमोनिया हॉस्पिटलाइज्ड है पेशेंट तो सेफ्ट्रेक्सोन के इंजेक्शन लगाते हैं आप। एडल्ट डोज के अंदर 1 to 2 ग्राम आईवी दे, ओडी में या बीडी में। पीडियाट्रिक डोज के अंदर 50 से 75 mg/kg पर डे आईवी दे, ओडी में। रोसिफिन होते हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स में।
सेफुटाजाइम 1 ग्राम आईवी क्यू 8 आवर्ली, और पीडियाट्रिक डोज के ना 100 से 150 मिलीग्राम पर केजी पर डे डिवाइडेड एवरी 6 to 8 आवर्ली। पाकिस्तानी ब्रांड इसके टैक्सियम है। एम्पेसिलिन और जेंटामाइसिन। एडल्ट डोज में एम्पेसिलिन 1 to 2 ग्राम आईवी क्यू 6 आवर्ली प्लस जेंटा जो है 5 मिलीग्राम पर केजी ओटी में देना। पीडियाट्रिक डोज में एम्पेसिलिन 100 से 200 मिलीग्राम पर केजी पर डे प्लस जेंटामाइसिन 5 से 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते हैं। ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस बेसिकली फेरेंस की इन्फ्लेमेशन, जो बैक ऑफ थ्रोट की इन्फ्लेमेशन होती है वो। और मोस्ट कॉमन कॉजेज की सोर थ्रोट है, वायरल और बैक्टीरियल भी हो सकता है। इसमें कॉजेज जो फेरेंजाइटिस की है, वायरल जो राइनोवायरस हो सकता है, इसमें ग्रेजुअल ऑनसेट हो सकता है, कफ हो सकता है, राइनोरिया एंड हॉर्सनेस हो सकती है। बैक्टीरियल में स्ट्रेप्टाइजीन्स हो सकते हैं, ग्रुप सी एंड जी, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है। ठीक है। इसमें सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होता है, नो कफ होती है, टॉन्सिलर एक्सुडेट्स हो सकते हैं, टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। फंगल में कैंडिडल बाइकन्स, व्हाइट पैचेस आपको नजर आएंगे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर या स्टीरॉइड यूज पेशेंट के अंदर। क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट आपके पास सोर थ्रोट के साथ आएंगे, फीवर के साथ आएंगे, वो कहेंगे हम swallow करते हैं, हमें पेन होती है। टॉन्सिलर एक्सुडेट के साथ आएंगे, टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, और हेडेक और मलेज के साथ। रेड फ्लैग्स क्या होती है इसके अंदर देखने के लिए, कि ड्रूलिंग तो नहीं हो रही, स्ट्राइडर तो नहीं है पेशेंट को, डिफिकल्टी ब्रीदिंग तो नहीं हो रही है, नेक स्वेलिंग तो नहीं है, और कहीं थ्रॉट पेन अगर यूनिलेटरल है बहुत सीवियर तो उधर एब्सेस तो नहीं है। अच्छा, अब आप देखेंगे बैक्टीरियल वायरल फेरेंजाइटिस के अंदर डिफरेंस, कि वायरल फेरेंजाइटिस ग्रेजुअल होता है, लो ग्रेड फीवर होता है, इसके अंदर कफ कॉमन होती है, राइनोरिया कॉमन होता है, कंजक्टिवाइटिस भी प्रेजेंट होता है, टॉन्सिलर एक्सिट एब्सेंट होते हैं। ठीक है। लेकिन जो बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस वो सडन होता है, हाई ग्रेड होता है, कफ यूजुअली एब्सेंट होती है, राइनोरिया कंजक्टिवाइटिस भी रेयर होता है, टॉन्सिलर एक्सिडेट कॉमन और प्रोनाउंस्ड होते हैं। ओरल अल्सर्स, ओरल अल्सर जो होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, और जो बैक्टीरियल इसमें नॉट टिपिकल होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो बैक्टीरियल होता है, उस वायरल जो होता है उसके अंदर रिस्पॉन्स जो होता है एंटीबायोटिक्स का वो नहीं होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। और जो बैक्टीरियल होता है उसके अंदर रिस्पॉन्स जो है वो होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आप करवाएंगे, थ्रोट स्वैब कल्चर करवाएंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है डिटेक्ट करने के लिए ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस को। रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट करवाते हैं, क्विक टेस्ट होता है डिटेक्ट करने के लिए स्टेप पाएजीन्स को मिनट्स के अंदर सीबीसी करवाते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट अगर ज्यादा होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन है तो लिम्फोसाइटोसिस होगी। हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस के लिए, और ईबीवी सीरोलॉजी कराता है अगर मोनोस्पॉट नेगेटिव है। सीआरपीएसआर भी करवाते हैं पेशेंट का। इसी तरह ट्रीटमेंट अगर वायरल है तो एंटीबायोटिक्स रेकमेंड नहीं की जाएंगी, उसमें आप एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, पैरासीटामोल और ब्रोफेन। एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं अगर एलर्जी को, राइनोरिया है, लोरेटाडीन और सेट्रेजिन। थ्रोट लोजेंजीस आप दे सकते हैं सूदिंग के लिए, स्प्रेस के लिए, जिसके अंदर मेथनॉल लोजेंजीस होते हैं, और बेंजीडामाइन ओरल स्प्रे होते हैं। और हाइड्रेशन और रेस्ट के लिए पेशेंट को आपने बोलना है कि वार्म फ्लूइड उनको कहीं इनकरेज करें, सूप पिए, टी पिए, इरिटेंट्स जो उनको अवॉइड करें, और स्लीप बहुत अच्छी लें। ठीक है। आज हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एब्डोमिनल पेन। ओके, अभी आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कर सकते हैं। नो क्वेश्चंस। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर।